टेबुलेशन, मैं टेबुलेशन की बात कर रहा था। अगर टेबुलेशन मेजरली देखें ना, तो हम उसको लाइक एक अरे ही मान लेते हैं कि हम एक अरे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक इंट्रोडक्शन कराऊँ टेबुलेशन का, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊँ कि किस तरह हम टेबुलेशन को सब समझ सकते हैं। तो सर अब्दुल वदूद, कल आपको याद होगा कि हमने फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है। हम क्या करते थे एक अरे के अंदर, जी सर, याद है। ठीक है। हम एक अरे के अंदर लाइक हम दो वैल्यूज, आपको पता है फिबोनाची के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो जो वैल्यूज होती है ना, जीरो और वन। एफ ऑफ जीरो वो जीरो की इक्वल होती है, और एफ ऑफ वन जो होती है वो वन की इक्वल होती है, ठीक है। ये तुम्हारे पास बेस केस है जो कि पक्के ही रहने हैं, जीरो का फिबोनाची होगा वो जीरो ही आएगा, जो वन का फिबोनाची है वो वन ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज से अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने फिबोनाची सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ इनके इंडेक्सेस, ठीक है। तो मेरे पास जो जीरो का इंडेक्स ऑफ फिबोनाची है वो जीरो है, वन इंडेक्स ऑफ फिबोनाची वन है। इसके अलावा मजीद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स से मैं सिक्स तक चल जाता हूँ, ठीक है। फाइव, सिक्स, ठीक है। तो मैं लेट्स से सिक्स तक चल जाता हूँ। तो अब इसमें है क्या कि हमने क्या करना है बेसिकली, कि हमने अपने जो नेक्स्ट इंडेक्सेस है ना उनके ऊपर जो हमने उन अपने नेक्स्ट इंडेक्सेस या वैल्यू कह लें आप, उनका हमने फिबोनाची फाइंड करना है बेसिकली। तो हमारे पास फिबोनाची फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम जो हमारे पास टू है ना, तो टू की लास्ट वैल्यूज है ना उनके फिबोनाची को प्लस कर दें आपस में। मैं लेट्स से यहाँ पे एक स्केयर बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, सिर्फ दो वैल्यूज की जो दो रिसेंट वैल्यूज है ना उनको सिर्फ आपस में प्लस करेगा, इसके अलावा किसी को नहीं करेगा, जिससे आपको मजीद यहाँ पे क्लियर शो होगा। तो जब मैं इसे प्लस करता हूँ ना, तो मेरे पास जीरो और वन का प्लस हो गया, मेरे पास वन आ गया बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ साथ अपने जो लाइक ये बॉक्स मैंने बनाया है ना इसको मैं आगे मूव ऑन कर देता हूँ। अब मेरा बॉक्स जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट मैंने फिबोनाची फाइंड करना है, मैंने वो थ्री का फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेट हो रहा है, बॉक्स है कि मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने थ्री का इंडेक्स, थ्री का जो फिबोनाची है फाइंड करना है। अब थ्री का फिबोनाची फाइंड करने के लिए इसकी दो रिसेंट वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब जो बॉक्स है ना उसके अंदर मेरे पास थ्री की दोनों रिसेंट वैल्यूज ही हैं, ठीक है। तो वो एक लाइक आपको एक बहुत सिंप्लीफिकेशन दे रहा है कि मेरे पास सिर्फ दो रिसेंट वैल्यूज हैं, वही आपस में प्लस होंगी, ठीक है। तो मेरे पास वन प्लस वन मेरे पास टू आया था, ठीक है। और मेरे पास ये थ्री इंडेक्स के ऊपर जो है थ्री का फिबोनाची वो मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने फोर का फिबोनाची फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने जो बॉक्स है ना उसको मैं एक स्टेप मजीद आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। जब मैंने उसे एक स्टेप मजीद आगे बढ़ाया, तो मेरे पास यहाँ पे वन और टू आ गए, ठीक है। मेरे पास जो फोर का फिबोनाची फाइंड करूंगा उसके अंदर मेरे पास उसकी जो दो रिसेंट वैल्यूज उनको प्लस करना है। दो रिसेंट वैल्यूज मेरे पास क्या है, ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और वो है वन और टू। तो वन और टू का प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसके बाद फाइव का फिबोनाची फाइंड करना है, तो हमने कल जो बेसिक पढ़ा था, ये एक आपके पास हमने जो बॉक्स का कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं उसको मजीद बताता हूँ कि ये एक थोड़ी नई चीज है। और इसको मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली किस चीज को रेफर कर रही है, ठीक है। तो जब मैंने फाइव का फिबोनाची फाइंड करना है, तो मैं उसके साथ साथ अपने इस बॉक्स को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इस बॉक्स को आगे बढ़ाया, तब मेरा जो मकसद है वो है फाइव का फिबोनाची फाइंड करना। फाइव का फिबोनाची फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास दो रिसेंट वैल्यूज है ना उनके फिबोनाची को आपस में प्लस करना पड़ेगा। थ्री का फिबोनाची क्या था, वो था टू। थ्री का फोर का फिबोनाची क्या था, वो थ्री। इन दोनों को प्लस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे टू प्लस थ्री फाइव आ गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फाइव आ गया। और मेरे पास जो फाइव का जो फाइव इंडेक्स मेरे पास जो फिबोनाची है ना वो फाइव आ गया। उसके साथ साथ मैं इसको अपने बॉक्स को आगे मजीद अपग्रेड करके नेक्स्ट स्टेप पे ले आऊंगा। और मेरा लास्ट स्टेप क्या है, मैंने सिक्स का फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने सिक्स का फाइंड करना है ना, तो उसके लिए अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जो रिसेंट दो वैल्यूज उनको आपस में प्लस कर दूंगा, बेसिकली वही सेम चीज है। मेरे पास यहाँ पे एट आ जाएगा, ठीक है। और एट द एंड क्या हुआ, मेरी अरे जो थी वो इतनी ही थी, मैंने सिक्स तक अपनी अरे बनाई थी, सिक्स इंडेक्स अपनी अरे बनाई थी। तो अगर ये आगे मूव भी कर ले तो इससे चीज मैटर नहीं करेगी, क्योंकि मुझे आगे मजीद इंडेक्स चाहिए नहीं किस चीज का, सॉरी मजीद मुझे मजीद आगे फिबोनाची चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपने सारा देखा कि मैंने फिबोनाची निकाला, अब आपके पास सामने ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये एक बहुत ही मेजर टेक्निक है हमारे पास, बहुत ही लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। और आम भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। इसको हम लेक्चर में मजीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो होता क्या है, क्या टेक्निक है, कैसे यूज करते हैं। लेकिन आपने एक ओवरव्यू देखा, ठीक है। मैंने बॉक्स को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ता गया, जो मेरे पास बॉक्स के अंदर दो वैल्यूज थी उनको प्लस करता गया। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरे पास जो बॉक्स के अंदर दो वैल्यूज उनको प्लस किया मैंने। फिर मैं अपने आगे बढ़ा, मैंने बॉक्स के अंदर जो दो वैल्यूज थी ना उनको प्लस किया मैंने, ठीक है।
इसके अलावा फिर मैं दोबारा से आगे बढ़ा, मैंने बॉक्स के अंदर जो दो वैल्यूज थी उनको प्लस किया, और करते करते मैं अपने एंड तक पहुंच गया, क्योंकि जहां तक मुझे आगे मुझे फिबोनाची चाहिए नहीं, तो मेरा बॉक्स यहीं पर रुक जाएगा। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक विंडो बनाई है, उसको मैं मजीद आगे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक विंडो को मैं बार बार अपने जैसे आइट्रेशन के साथ साथ स्लाइड कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मेरी विंडो एक बनी हुई है स्केयर सी, तो आगे मजीद स्लाइड कर रही है, और मुझे उस विंडो के अंदर जो मेरे पास वैल्यूज है ना, उनको प्लस करके मुझे मेरा फिबोनाची फाइंड करके दे रही है। तो ये एक जो था ना स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टेबुलेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फिबोनाची सीक्वेंस बना के दिखाया, तो यहाँ पे टेबुलेशन किस तरह अप्लाई हो रही है बेसिकली। तो अगर मैं टेबुलेशन की बात करूँ ना, तो मेरे पास मैं एक अप्रोच यूज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, टेबुलेशन का बेसिकली हमारे पास सबसे ज्यादा फायदा क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर होता क्या है, हम रिकर्जन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम रिकर्जन को क्यों खत्म करते हैं, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रिकर्जन होती है ना, वो हमेशा स्लो होती है। ठीक है, वो लाइक स्टेप बाय स्टेप चलती है, थोड़ी स्लो होती है। अगर हम कोई बेटर टेक्निक यूज करें तो हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन इट्स सेल्फ जो रिकर्जन है ना, इट्स अ स्लो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबुलेशन के अंदर हम अपना जो रिकर्जन था ना, उसको हम बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे, और हम यहाँ पे लूप्स का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, लूप्स का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, आपको पता है कि हम लूप अपने डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपने लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपको इस चीज का आइडिया भी होगा कि लूप के अंदर हमारे पास टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ आवर आइट्रेशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली रिकर्जन को कैंसिल कर देंगे, हम रिकर्जन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम रिकर्जन का यूज नहीं करेंगे, फिर हमारे पास हमारी अगर बेसिक आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन तक आ सकती है। ठीक है, वर्स्ट केस में डिपेंडिंग अपॉन ऑफ आवर आइट्रेशन वो लाइक इंक्रीज भी कर सकती है, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज टू। ठीक है, तो टेबुलेशन के अंदर मेरे पास जो मेरी अप्रोच है ना, कि मैं किस तरह से अपने जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसको फाइंड करूंगा, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि लेट से मेरे पास मैं सबको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मेरे पास लेट से n इज इक्वल टू मेरे पास है 6। ठीक है, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या है कि मैंने सिक्स सिक्स का फिबोनाची फाइंड करना है। अब 6 का फिबोनाची फाइंड करने के लिए मुझे उसकी रिसेंट फिबोनाची वैल्यूज भी चाहिए होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितना n है ना, उतना मैं अपने टेबल के अंदर जीरो बना दूंगा। ठीक है, मैं अपने टेबल को जीरो से भर दूंगा। मेरे पास जीरो इंडेक्स पे भी जीरो होगा, वन इंडेक्स पे भी जीरो होगा, टू इंडेक्स पे भी जीरो होगा, थ्री इंडेक्स पे भी जीरो होगा, फोर पे भी जीरो होगा, फाइव पे भी जीरो होगा, और मेरे पास सिक्स पे भी जीरो होगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फोर लूप का यूज करूंगा। ठीक है, मैं फोर लूप को शुरू करूंगा, और मेरे पास क्या होगा भाई, जैसे कि हमने बेस केस यहाँ पे पहले इनिशियलाइज किए हैं। अगर मेरे पास एफ ऑफ जीरो होगा तो जीरो के इक्वल होगा, एफ ऑफ वन होगा तो वन के इक्वल होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, और वन इंडेक्स में मेरे पास यहाँ पे वन वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली बेसिकली। ठीक है, तो मेरे पास इन दो जगह से मेरे पास जीरो और वन आ गया। इन्हीं जीरो और वन को मैं आगे आगे मजीद यूज करूंगा, और उससे मैं क्या करूंगा, अपनी जो जीरो है उसको चेंज करके वहां पे न्यू वैल्यूज रखूंगा, जो कि मेरी नई फिबोनाचीज होंगी। ठीक है, अब वो कैसे होगा कि मैं ना क्या करता हूँ, एक फॉर लूप यूज करता हूँ। ठीक है, उस फॉर लूप को मैं शुरू करता हूँ बेसिकली अपने सेकंड इंडेक्स से। ठीक है, सेकंड इंडेक्स से शुरू करूंगा, और मेरे पास आपको पता है कि मेरे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मैं आई का पॉइंटर यूज करता हूँ, मैं आई को अपने दूसरे सेकंड इंडेक्स पर रख देता हूँ। और हमारे को पता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मूला था, वो क्या था, तो अगर मैं इस अरे के ऊपर अप्लाई करूँ ना, तो वो किस फॉर्म में होगा, डीपी ऑफ आई। ठीक है, डायनेमिक हमने एक अपने लेट से मेरी अरे का नाम है। ठीक है, ये जो आपको सामने अरे नजर आ रही है, इसका नाम है मेरे पास डीपी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डीपी ऑफ आई मैंने क्योंकि पॉइंटर यूज किया, और मैं इसके ऊपर आगे फॉर्मूला लगाता हूँ डीपी। मेरा फॉर्मूला क्या था, आई माइनस टू। ठीक है, प्लस आई माइनस वन। अच्छा, ये आई माइनस टू आई माइनस वन इट्स जस्ट फैंसी वे। ठीक है, एक ना थोड़ा सा फैंसी वे हमारे पास कहने का कि हमारे पास जो करंट इंडेक्स है ना, उसके हम दो रिसेंट वैल्यूज को प्लस करें आपस में। तो ये बस एक डायरेक्टली हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास करंट है ना इंडेक्स, उसकी जो दो रिसेंट वैल्यूज की फिबोनाची चाहिए उनको बस हम प्लस करें आपस में। इसमें कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस एक डायरेक्ट सी बात है जो हमने कल भी पढ़ी थी, आज भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद होगा क्या, कि मैं क्या करूंगा, मैं ना अपने यहाँ पे लूप यूज करूंगा, और मैं आगे आइट्रेशन करता रहूंगा। ठीक है, जस्ट जस्ट ठीक है, मैं आइट्रेशन करता रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास पहले मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई पॉइंटर यहाँ पे आके ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, पिछली दो वैल्यूज को प्लस करके मेरे इस जगह पे मेरा वो फिबोनाची रख देगा। ठीक है, और वो मेरे पास फिबोनाची क्या आएगा, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करके वही सेम यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों रिसेंट वैल्यूज को मैंने प्लस किया, मेरे पास यहाँ पे थ्री की जगह
टू आ गया 3 के फिबोनाची में, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मैं 4 के, मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस तरह करते करते मेरे पास जस्ट ना मैं एक फिबोनाची सीक्वेंस ही बना रहा हूँ। मेरे पास आइट्रेशन के साथ साथ जितनी दफा मेरे पास एक पॉइंटर अपडेट हो रहा है उतनी दफा मेरे पास मेरा आई पॉइंटर टू पे गया, उसने ये फॉर्मूला यूज किया, उसने फिबोनाची निकाल दिया टू का। फिर मेरा आई पॉइंटर बढ़कर यहाँ पे गया, उसने यहाँ पे गया तो उसने ये फॉर्मूला दोबारा से लगाया, उसने मेरा यहाँ पे 3 का फिबोनाची निकाल दिया। फिर मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे गया। इस तरह ये लूप का यूज हो रहा है बेसिकली। इसमें रिकर्जन का कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे रिकर्जन का बेसिकली कोई यूज नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि मजीद आगे मेरा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, वो फिर क्या करेगा, दोनों रिसेंट वैल्यूज को फॉर्मूले के मुताबिक प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 5 का जो फिबोनाची 5 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास 6 का फिबोनाची, मेरे पास 3 + 5 8 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या थी, और मैं रिटर्न एंड पे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा डीपी एन रिटर्न। डीपी में एन रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे में अपना फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है बेसिकली। तो मेरे एंड पे जो नंबर है वो मेरा एन है, ठीक है। तो मैं अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो अरे है ना, जो मैंने जिसको मैंने डीपी नाम दिया था, उसके अंदर से मैं जो मेरा एन वैल्यू है ना लास्ट पे, उसको निकाल के मैं रिटर्न कर दूंगा। मेरे पास जो 6 का फिबोनाची है ना, वो मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ना बहुत सी सिंपल सी मेरे पास टेबुलेशन की अप्रोच थी, जिसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। हमारे पास फिबोनाची के अंदर टेबुलेशन है वो काफी इजी है। लेकिन एज इट सेल्फ बाकी प्रॉब्लम्स में इंडीड जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन फिबोनाची के अंदर जो हमारे पास टेबुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो इंडीड बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि मैंने आपको बता दी, हम क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं, उसको हम एन की को लग यानी उसका जो साइज है ना वो हम एन की को लग देते हैं। लेट से मेरा जो एन है उसकी वैल्यू है 5, तो मेरी जो अरे का साइज होगा वो 5 होगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं जीरो से भर दूंगा उस अरे को। मेरा एन की वैल्यू है वो 9 है, तो उसको मैं 9 जीरो से भर दूंगा अपनी अरे को। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा के अपने जीरो को मैं चेंज करता रहूंगा बार बार, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम इसको लीड कोड पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे पास यही प्रॉब्लम है फिबोनाची नंबर की। हमने क्या किया था कि जब मैं क्या करता हूँ, मैं ना हमने रिकर्जन के थ्रू किया, मैं रिकर्जन का कोड यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया, हमने जो फिबोनाची नंबर है ना उसकी प्रॉब्लम जो हमने सोल्व की है, हमने कौन कौन से टेक्निक्स को यूज करते की है। एक बेसिक फिबोनाची, इफ एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो रिटर्न 0। और इफ एन इज इक्वल टू 1, तो हमें रिटर्न 1 कर दो। एक इसके अलावा हमारे पास हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अपने रिकर्सिव कॉल, ठीक है, जो कि है n-2, और उसका डॉट फिब n-1, ठीक है। ये मेरे पास रिकर्जन का कोड हो गया, ठीक है। हमने कल यहाँ पे किया था मेमोराइजेशन का यूज करते हुए, मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन का कोड भी लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वही बेस केस दोबारा से बना रहे हैं, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं, पहले एक मेमो बनाते हैं, और इस मेमो के अंदर हम यहाँ पे दो वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, जो कि 0 0 1 1 लाइक। इस चीज का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। जस्ट और फिर उसके बाद हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। फिर नए फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था कि हेल्पर फंक्शन का यहाँ पे काम क्या है, बेसिकली क्या यहाँ पे हमें वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लैक पे ये कोड मैंने लिखा था, ये मेरे पास यहीं से, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे आ, इसका बेसिकली हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने रिकर्जन का यूज करते हुए हमने अपने फिबोनाची को सॉल्व किया। और हमने क्या किया, मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए हमने बेसिकली, जस्ट सेकंड, ठीक है, हमने मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है उसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, अपनी फिबोनाची नंबर की जो प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना, हमारा जो थर्ड था वो टेबुलेशन था, ठीक है। अब आपको टेबुलेशन जो था मैंने डिटेल में समझाया, हम टेबुलेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं किस तरह, हम अपने जो मैंने वहां पे ड्राई रन किया ना बेसिकली, उसको हम किस तरह यहाँ पे बेसिकली वो कोड की फॉर्म क्या होगी। अच्छा, बस मैंने को पहले बताया था कि
हम क्या करते हैं कि हम एक अपनी जो अरे का साइज है ना, ये तो हमारे पास यहाँ पे अरे का साइज है, सॉरी एन की वैल्यू उतनी हम अपनी जो अरे का साइज है वो बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा डीपी, जो कि मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की करे है, ठीक है, जिसे मैंने एक नाम दिया है इटसेल्फ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डीपी इज इक्वल टू 0 × n+1। ठीक है, तो ये इसका यूज करते हुए ना, सिर्फ इस लाइन का, लाइन 31 का यूज करते हैं, मैं अपनी जो एन होगी उसके मुताबिक मैं अपनी जो अरे का साइज वो बना सकता हूँ, उसके अंदर मैं 0 को इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ कि डीपी जो 0 है ना, वो 0 के इक्वल होगा, और डीपी जो 1 है, जो मेरे बेसिकली बेस केस है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप यूज करता हूँ, बेसिक लूप है मेरे पास। उसको मैं शुरू करूँगा 2 से +1 तक, जब तक मेरे पास मेरी अरे खत्म नहीं हुई थी। 2 से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरे पास पहले जो इंडेक्स है ना, उनकी वैल्यूज पहले मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं डायरेक्टली 2 से शुरू कर लूँ तो वो बेहतर है मेरे पास। ठीक है, तो उधर से मैं यहाँ से शुरू करूंगा अपने लूप को। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, इसके अंदर मेरे पास आई था। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डीपी एन सॉरी I-2 प्लस डीपी I-1, और एट द एंड में क्या करूंगा, डीपी डीपी एन को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसको हम जस्ट सेकंड, अच्छा इसको हम यहाँ पे वो करके देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे दोबारा दोबारा से बेस केस क्यों लिख रहा हूँ। इसी कोड के अंदर मैं दोबारा से अपने बेस केस जो थे वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वही दोबारा से बेस केस लिख दिया। ठीक है, 1, और मैं इसे यहाँ पे अब रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंडेंट ब्लॉक का बेसिकली इशू है, वो इशू कैसे सोल्व होगा, मैं इसको एक टैब आगे बढ़ा देता हूँ, और अब ये प्रोबेबली काम कर जाए। और यहाँ पे बेसिकली, बल्कि अभी के लिए ना इन्हें वो खुद ताकि फंक्शन के साथ वो मैचअप कर पाए। ठीक है, तो हमने डेफ को यहाँ से शुरू किया, और उस एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं डीपी एन को बेसिकली। और ये हमारे पास ये बेसिकली लिस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि मैंने अरे बनाई है। अरे के अंदर से हम वहाँ पे जो डीपी मेरी इटसेल्फ वो खुद अरे है, तो उसके अंदर से मैंने वहाँ पे अपने आंसर को एक्सेस करना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो आ गया। मेरा जो रन टाइम है 17 ms है। इट कुड बी मच बेटर, लेकिन अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो मेरे पास क्या आ रही है, वो O ऑफ n आ रही है। O ऑफ n कैसे आ रही है, बहुत ही बेसिक इसका आंसर है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो अरे है ना, ये अरे, ठीक है, उसमें मैंने लूप लगाया, और मैं एक दफा 2 पे जा रहा हूँ, फिर 3 पे जा रहा हूँ, फिर 4 पे जा रहा हूँ, फिर 5 पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे जा रहा हूँ कि जब मैं 2 पे गया फिर मैंने फॉर्मूला यूज किया, फिर मैं 3 पे गया फिर मैंने दोबारा फॉर्मूला यूज किया, फिर मैं 4 पे गया मैं दोबारा फॉर्मूला यूज किया, 5 पे गया फिर फॉर्मूला यूज किया, 6 पे गया फिर फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ये मेरे पास मैंने जो कोड आपको रन किया था ना, उसकी बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, किस तरह मैं यहाँ पे अपने बेसिकली कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और वो यहाँ पे मेरे पास रन हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ भी इनिशियलाइज किया 0 और 1 को, और मैंने यहाँ भी किया। उसकी वजह क्या है कि मेरा जो बेसिक काम था ना, वो क्या था कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता, बाहर में इनिशियलाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर डीपी के अंदर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैंने दोनों जगह क्यों किया, अगर मैं इसको यहाँ पे लाइक रिमूव कर देता हूँ ना, और मैं इसको रन करता हूँ, फिर ये मुझे एरर देगा बेसिकली। ठीक है, अब वो एरर क्यों देगा, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बेसिकली क्या कह रहा है, इस लाइन के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरा डीपी है ना, उसमें मैंने जो इंडेक्स है ना, या उसकी जो मेरी लेंथ थी वो मैंने 0 की इक्वल कर दी। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डीपी की जो लेंथ है ना, वो उसको मैं 1 कह रहा हूँ। पहले मैंने 0 कहा, फिर मैं उसे 1 कह रहा हूँ बेसिकली। तो वो क्या करेगा, वो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, इंडेक्स और वो लेंथ को आपस में वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, और वो बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा यहाँ पे, और हमारे पास जो
जो हमारा मेन मकसद है ना वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, वो कुछ दो चीजों को आपस में इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, इकट्ठा करके यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो दो बेस केसेस हैं उनको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो चीज मैं चाहता हूँ ना बेसिकली वो चीज यहाँ पे पक्की हो जाए, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहता हूँ ना, तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो बेसिकली। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ लाइक नॉट एनीथिंग कॉम्प्लेक्स ना, इसको ज्यादा चीज समझने की जरूरत है, ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी, क्योंकि मैंने एक पूरी अरे बनाई थी एन के, जितने मेरे पास एन था उतनी मैंने अरे बनाई थी, इसकी मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो मेरे पास जो है वो ऑफ एन के अंदर रहेगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मेरे पास जितनी एन है उतनी मेरी एरे का साइज है, तो वो मेरे पास यहाँ पे ऑफ एन ही आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने फिबोनाची के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे फिबोनाची नंबर था, उसका आंसर आया टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। हम टेबुलेशन का क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था टेबुलेशन के अंदर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बेस्ट केस के अंदर वो मेरे पास ऑफ वन आती है, एवरेज केस के अंदर वो ऑफ एन आती है, ठीक है। अच्छा, हमने हमारी तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो तो मेरे पास ऑफ एन आ रही है। तो मुझे तो ये टेबुलेशन में बताया गया था मेरे पास जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ वन आती है, उसका भी हम हल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इस चीज को रिमूव कर देते हैं, हम रे नहीं बनाते, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम प्रीवियस और करंट पॉइंटर का यूज करते हैं। आपने प्रीवियस और करंट पॉइंटर लिंक लिस्ट में पढ़ा होगा इंडीड, ठीक है, तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो मेरा प्रीवियस है ना उसको मैं करंट की इक्वल कर देता हूँ, और मेरा जो करंट है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ प्रीवियस प्लस करंट के, ठीक है। और एट द एंड क्या करूंगा मैं अपने करंट को रिटर्न कर दूंगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, रॉन्ग आंसर आई गेस यहाँ पे, जस्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। मेरे पास प्री प्लस, अच्छा आई गेस ये थोड़ा सा ना नोट ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, इसको थोड़ा सा वो लाइक एलेबोरेट नहीं कर पा रहा मेरा इंटरप्रेटर, मैं इसको अलग अलग लाइन में लिखो तो मुझे थोड़ा सा वो लाइक एरर टाइप दे रहा है, तो मैं इसको सेम लिख लो ना तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। प्रीवियस को मैं करंट की इक्वल कर रहा हूँ, और जो करंट है उसको मैं प्रीवियस प्लस करंट की इक्वल कर रहा हूँ, इसमें फर्क कोई नहीं है। मैं इसके लिए कर क्या रहा हूँ, मैं कोई अरे नहीं बना रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से मेरे पास जीरो और वन से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो जीरो वन से मैं शुरू करूंगा ना, तो इस लाइन के अंदर जो मेरे पास ये वाली लाइन है ना, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एक पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो करंट है ना उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे दोनों वैल्यूज को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। जब जीरो वन को मैं प्लस करूंगा मेरे पास वन आ जाएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो ये वाली वैल्यू उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना वो सेव हो रही कहीं। फिर मैं दोनों वैल्यूज को आपस प्लस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे वन प्लस वन टू आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी ये वाले वन को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वन सॉरी वन प्लस टू को मैं प्लस कर रहा हूँ आपस में, ठीक है, और मेरे पास थ्री आ जाएगा यहाँ पे। और मैं पिछले जो मेरे पास वन था उसको रिमूव कर दूंगा, इस तरह करते करते मेरे पास एट एट द एंड तक एट आ जाएगा। तो मैं अपनी मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी जो लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है, क्योंकि मैं एक एक दफा हर वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, क्योंकि मेरी जो अरे की साइज है, मैं अपनी अरे बना ही नहीं रहा, मैं बस नंबर्स को ले रहा हूँ, उनको प्लस कर रहा हूँ, फिर बाद में उनको रिमूव कर रहा हूँ और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना काम है, ठीक है। तो मैं कोई अरे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे पास कोई लाइक मेमोरी के अंदर ज्यादा चीजें सेव नहीं हो रही। तो मेरे पास इस वजह से मेरे पास जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इस लाइक अकॉर्डिंग टू दिस कोड, इसके अंदर मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बेसिकली। ये मेरे पास एक बेसिक सा था, ठीक है, कि किस तरह मैं अपने जो कोड है उसके अंदर मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर कर सकता हूँ। इस चीज से हमें आइडिया होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, इवन कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी जगह पे मैटर करती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें बेटरमेंट मिल रही है, जहाँ पे ऑफ एन और ऑफ एन मिल रहा है दोनों तरफ से, वहां पे हमारे पास टेबुलेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन मिल रही है।
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट मिल रही है। तो इस लिहाज से हमारे पास हमें बेटर क्या लगेगा, हमें इंडीड टेबुलेशन बेटर लगेगा। तो हमारे पास जो टेबुलेशन का जो लाइक टेक्निक है ना वो मच बेटर है रिलेटेड टू हमारे पास मेमोराइजेशन। ये हमारे पास सर। टेबुलेशन था। जी सर, मुझे ना इसमें लाइन नंबर 15 एंड 16 ना वो क्लियर नहीं हुई है। अच्छा ये जरा थोड़ा सा। चलिए मैं टर्न करता हूँ। बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मैंने करा कोई एक अरे ठीक है, लेट्स से मैं ना क्या करूंगा, मैंने एक बेसिक्स डिफाइन किए पहले, ठीक है। बेसिक्स के बाद मैं क्या करूंगा, मेरी यहाँ पे एक अरे कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। लेट्स से मैंने एक अरे बना ली, मैं जीरो और वन है क्योंकि मैंने इनिशियलाइज किया, मेरा यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे होगा, करंट मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो मैं अपना लूप है ना उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली क्या कहाँ से, इस जगह से जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस टाइम नल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा यहाँ पे मतलब कि इस लूप के मेरे को यहाँ से ज्यादा सेंस नहीं बन रही। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे पास आई इन रेंज, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है क्योंकि जो टू है ना इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, लाइक टू और एन प्लस वन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन सर अभी तो हाँ, तो हम डायरेक्ट भी तो n+1 लिख सकते थे, तो आपने सिर्फ डायरेक्टली 2 को ही क्यों मेंशन करा है? हाँ वही वो मैंने मेरा किया था मेन क्वेश्चन। पहले मैंने किया था पिछले कोड जो मेरा था ना इस वाले के अंदर, तो मैं क्योंकि टू से शुरू करा था, ठीक है। एन प्लस वन से मुझे शुरू करने की जरूरत नहीं, उससे क्या होगा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिला हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जीरो और वन तो पहले ही पड़े हुए हैं, मुझे जरूरत नहीं है उनके लाइक फिबोनाची फाइंड करने की। तो मैंने जो अपना जो पिछला कोड था ना डीपी वाला जिसमें हमने देखा था उसके अंदर मैंने टू से शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे ना मैं वही देख रहा हूँ कि मुझे टू से शुरू करने की आई गेस जरूरत नहीं है। जस्ट सॉरी। तो ये अगर मैं यहाँ पे सिर्फ दूध हमने सही कहा, मैं एन प्लस वन से लिख सकता हूँ, और उससे या तो मुझे करेक्ट होगा या शायद मुझे रॉन्ग आंसर मिले। रॉन्ग आंसर मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं से फिर टू से ही अच्छा, मेरे पास जीरो और वन है, प्रीवियस मेरा यहाँ पे, करंट मेरा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रीवियस को करंट के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। और मैं प्रीवियस अच्छा इसकी आइट्रेशन को आप समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ थोड़ा सा, तो मैं जीरो अपनी अरे के अंदर मैंने जीरो वन इनिशियलाइज की है, ठीक है। प्रीवियस को मैंने जीरो के इक्वल रख दिया और मेरे पास यहाँ पे जो करंट है उसको मैंने वन के इक्वल रख दिया। फिर मैं क्या करूँ, अपने लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टू से, ठीक है। जीरो वन टू, अब टू पे क्या है, टू पे इस टाइम आई गेस लूप का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। कि हालांकि काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ी सी ड्रेन में प्रॉब्लम है। सर मैम नजमा को अगर अंडरस्टैंड हो रहा हो तो आप बता सकती हैं इसके अंदर। क्योंकि जो लूप है ना आपके सामने टू और एन प्लस वन, उसकी थोड़ी कंफ्यूजन है, बाकी बेसिकली मेरे पास हो क्या रहा है, प्रीवियस मेरा यहाँ पे है, करंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, वन के ऊपर है। और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना प्रीवियस इसको अपडेट कर रहा हूँ आगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट के अंदर बेसिकली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस प्लस करंट। इसका मतलब क्या है, मैं अपनी दोनों रिसेंट वैल्यूज है ना उनको बस प्लस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रीवियस था वो क्या था, जीरो था, और करंट क्या मेरे पास वन है यहाँ पे। तो जीरो प्लस वन मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तो मेरे पास इस लाइन के अंदर जो मेरे पास लाइन 16 है ना वहां पे बेसिकली ये काम हो रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो प्रीवियस पॉइंटर है ना उसको मैं आगे मजीद अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जीरो यहाँ स्किप हो जाएगा, मेरा प्रीवियस जो है मेरा वन पे आ जाएगा, ठीक है। और मेरा करंट जो है वो मजीद आगे बढ़ जाएगा। इस तरह मैं बस अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ और साथ में दो रिसेंट वैल्यूज को प्लस कर रहा हूँ इस लाइन में। लेकिन लूप के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। मैं काम करते हैं कि हम अपना टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैंने उजमा ने भी पढ़ाना है, तो हम अच्छा, ठीक है सर। मुझे सर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि लाइन नंबर 16 में जैसा आपने लिखा हुआ है, प्रीवियस कॉमा करंट, ठीक है, इक्वल्स हम्म टू करंट कॉमा प्रीवियस प्लस हम्म। करंट। तो यहाँ पर आपने दो दफा करंट को क्यों लिखा है? लाइक हम प्रीवियस भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ इक्वल। पे आप एक सेकंड, मैं बेसिकली करके रहा हूँ यहाँ पे, हमने प्रीवियस को दो दफा करंट, अब इन दोनों की बात करें आपस में।
नहीं सर, ये इक्वल्स टू के बाद जो आपने करंट कॉमा प्रीवियस प्लस हाँ। करंट लिखा हुआ है, अच्छा मेरे वहां पास पर हम बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं सिंपलीफाई करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे कोई, हाँ ठीक है, अगर मैं सिंपलीफाई करूँ ना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रीवियस को मैं करंट की इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो करंट है ना, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस प्लस करंट। मेरे पास बेसिकली ये जो लाइन है ना, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो इस फॉर्म में बन रही है, ठीक है। तो प्रीवियस के थ्रू मैं क्या सर करूंगा हम्म, इसके पीछे की वो लॉजिक बताएं कि आपने कैसे एक दफा में ही पहचान लिया कि हम इस तरीके से जो कंडीशन है इसको बनाएंगे। मुझे वो थॉट प्रोसेस बताएं। थॉट प्रोसेस के अंदर आपको देखिए, मैंने क्या कहा था कि आप हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच होती है, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया, सिर्फ मैंने ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि सॉरी, ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी लेने के लिए मैंने क्या किया, मैं एक अरे नहीं बना रहा, ठीक है। मैंने क्योंकि पहले क्या किया था, मैंने जो मेरा पिछला वाला था ना, लाइक प्रोसेस सॉरी अप्रोच, उसमें मैं अपने यहाँ पे अरे बना रहा था। तो यहाँ ये सारी मैं यहाँ पे एक अरे बनाई, ठीक है। तो अब उस अरे की वजह से मेरे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, वो मेरे पास O ऑफ n आ रही थी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ मैंने O ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास O ऑफ वन आनी चाहिए। उसके लिए मेरे पास जो थॉट मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कि मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम हो, ऑफ वन आने के लिए, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या सोचूंगा कि यार मैंने ना अगर मेरे पास कम से कम हो, कांस्टेंट में हो, तो उससे क्या होगा, उससे उसमें क्या होना चाहिए कि मेरी अरे का जो साइज है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, या वो होना ही नहीं चाहिए, या वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब जो बहुत छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं लेट से लेता हूँ प्रीवियस और करंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। हमने लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि हम प्रीवियस और करंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी अरे का साइज है ना, वो हमारे लाइक हमारी जो अरे के अंदर कोई वैल्यूज जो है वो स्टोर नहीं होती, क्योंकि पहले तो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा था साथ साथ, ठीक है। मैंने एक अरे को कंस्ट्रक्ट किया और इनको मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने लिंक लिस्ट का मैंने कंस्ट्रक्ट क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, प्रीवियस करंट का पॉइंटर जो हम इस यूज करते हैं, एक बहुत ही लाइक मेजर टेक्निक है हमारे पास, उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। और मैं करूंगा क्या, लेट से हम ना एक अरे बना लेते हैं। मैं दोबारा से बना लेता हूँ, मेरे पास 0 है और 1 है, ठीक है। ये मैंने एक सीक्वेंस बनाना है, अब मैंने इन दोनों पॉइंटर का यूज करते हुए मैंने एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। मेरा प्रीवियस है मेरे कहाँ पे, मेरा प्रीवियस है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और मेरा करंट है वो 1 इंडेक्स पे। यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्रीवियस की जो वैल्यू है 0 और करंट की वैल्यू है 1। मेरा जो प्रीवियस यहाँ पे आ गया और मेरा करंट है बेसिकली वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं लूप का यूज करूंगा, लूप में मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मैं इसको थोड़ा करता हूँ, जरा देखता हूँ मैं। लेकिन इस लाइन के अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस है ना बेसिकली, उसको मैंने करंट की इक्वल किया था, ठीक है। अच्छा मेरे पास पहले पहले मैंने उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज की, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अब कुछ लाइक अब हमारे पास जो प्रीवियस करंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर हम ये नहीं करते कि हम लिख दें प्रीवियस प्लस वन, ताकि हमारा पॉइंटर आगे बढ़ जाए। हमारे पास ये नहीं लाइक काम नहीं करेगा हमारे पास। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ना प्रीवियस को करंट की इक्वल कर देते हैं। जब मैं प्रीवियस को करंट की इक्वल करूंगा ना, पी इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा, मेरा जो प्रीवियस था पहले वो यहाँ पे था, अब वो लाइक कदम बढ़ा के वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा प्रीवियस है उसको करंट की इक्वल कर दो, और मेरा जो करंट है ना, उसके अंदर क्या करो, मेरे प्रीवियस मेरा क्या है 0 है, और करंट मेरा क्या है 1, उनको आपस में प्लस कर दो। तो मेरा सी इज इक्वल टू पी प्लस सी। आप ये मान लें, पी मेरा क्या है 0 है, करंट मेरा क्या है 1 है, ठीक है। तो 0 + 1 मेरे पास 1 आ जाएगा। तो सी के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। तो सी के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 आया ना, तो मैंने उस 1 को मजीद आगे लिख दिया, ठीक है। और पहले मैंने अपने पॉइंटर को बढ़ाया था आगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। और मैं सर तो जैसे ये प्रीवियस इक्वल्स टू करंट और इसकी वैल्यू भी ना सबसे जो वैल्यू इंसर्ट करवा के भी दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करा के देखते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास जो पी मेरे पास पहले 0 था, करंट हमारे पास पहले 1 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस को करंट की इक्वल कर दिया। इस जो है ना पी और सी को, इसको यूज करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रीवियस को आगे बढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। और करंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे अब समझ आ गई, ठीक है ठीक है। मैंने जो लूप यूज किया ना, यहाँ पे मेरे पास जो लूप है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैं, मेरी ये एक रे है, ठीक है। मैं दोबारा से बना लेता हूँ फॉर वेस्टिंग बिट ऑफ टाइम, 0 और 1 से, ठीक है। मेरा पी जो है वो यहाँ पे है, और मेरा जो है करंट है वो मेरा यहाँ पे है।
अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये नहीं यूज करूंगा ना टू, और मैं n+1 ही लिख दूंगा, तो जो मैं यहाँ पे c=1 निकाल रहा हूँ वो जाएगा कहाँ पे? वो कहाँ पे लाइक सेव होगा? वो तो कहीं सेव नहीं होगा, वो तो लाइक उधर को उधर पड़ा रहेगा या वो इधर सेव हो जाएगा। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे। तो मैं इसको टू इंडेक्स से इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टू इंडेक्स है। मैं ये कह रहा हूँ मैं टू इंडेक्स शुरू करो, n+1 तक जाओ, ठीक है। तो मेरे पास टू इंडेक्स पे इस टाइम कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू इंडेक्स के ऊपर मैं ना अपनी जो मेरी वैल्यू थी ना, पी मेरे पास यहाँ पे 0 था, सी मेरे पास यहाँ पे 1 था, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, मेरे पास p+c मेरे पास क्या था, 0 और 1 था, ठीक है। उनको प्लस करके मैं अपने टू इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू आई ना सी का आंसर करंट का, उसको मैं यहाँ पे रखवा रहा हूँ बेसिकली। तो मेरे पास 1 आया था, उसको यहाँ पे रखवा रहा हूँ। और इस लाइन में मैंने क्या किया था, ये वाली में मैंने अपने जो पॉइंटर था ना वो उसको मैं पहले ही मैंने आकर मजीद अपडेट कर दिया था। मेरा पॉइंटर जो था पहले 0 पे था, वो बढ़कर यहाँ यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, क्योंकि मैं लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लूप से क्या होगा, मेरा जो बेसिकली पहले टू इंडेक्स पे था ना, अब वो मजीद एक नई अपने मेमोरी बना लेगा, ठीक है। और मेरे पास जो पीछे वाली जो थी ना लाइक स्पेस, वो डिलीट होती जाएगी क्योंकि मैं उन्हें कहीं सेव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह फिर क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग है जरा, लेकिन अगर आपको प्रीवियस और करंट का पॉइंट की टेक्निक का आपको अगर आइडिया हो ना, तो आपको ये अच्छे समझ आ रही होगी इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इंडीड थोड़ी सी इसकी जो ड्राइवर होती है कंफ्यूजिंग सी होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर क्या अपना जो प्रीवियस था ना उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जो मैं पहले प्रीवियस मेरा यहाँ पे था पीछे, अब मैं प्रीवियस बढ़कर वो मेरा इस जगह पे आ गया और मेरा करंट इस जगह पे चला गया, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि मेरी जो लूप है ना उसने क्या किया, मेरे पास एक नई मेमोरी बना दी, एम्प्टी मेमोरी बना दी। उस मेमोरी के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो p+c होगा ना, क्योंकि 1+1 है वो स्टोर हो जाएगा। 1+1 क्या है, वो 2 है, ठीक है। और मेरा प्रीवियस फिर दोबारा से क्या करेगा, वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा। पहले वो टू इंडेक्स पे था, सॉरी पहले वन इंडेक्स पे था, वो टू पे आ जाएगा। इस तरह मेरा करंट भी आगे बढ़ जाएगा। फिर वही दोबारा से उनको प्लस करूंगा तो मेरे पास जो फोर इंडेक्स उस पे 3 आ जाएगा। और उससे पहले मेरे पास जो मेरी लास्ट जो वैल्यू थी ना, वो मेरे पास रिमूव होती जाएगी, ठीक है। तो वो एक एक करके रिमूव भी होती जाएगी, साथ साथ उसको प्लस करके वैल्यू निकालता भी जाएगा, फिर ये मेरे पास वन प्लस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे जो सीरी था वहां पे मेरे पास 5 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रिमूव हो जाएगा। तो अब टाइम शॉर्ट है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया। अब मैं आपसे ये प्रेफर की थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस करंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। हमारा जो कोड था उसको वो ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी से लेके ओ ऑफ कॉन्स्टेंट के अंदर लेके जा रहा है। तो बेहतर है कि आप खुद से ये नहीं ना प्रीवियस और करंट के पॉइंटर को इनको देखें, उनको थोड़ा समझें। और इस कोड को आप ना समझने के बाद, प्रीवियस और करंट के पॉइंटर को समझने के बाद आप इसको ड्राई रन कीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। क्योंकि टाइम कम है, हमने थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है अपना उसको भी डिस्कस करना है। तो उम्मीद है सर वदूद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। जो हमने टेबुलेशन का पढ़ा बेसिकली, ये जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा जरा ड्राई रन सही तरह नहीं कर पाया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। हम इसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई गेस उम्मीद है आपको टेबुलेशन का जो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया था ना कि हम टेबल बनाते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है उसके अंदर जो मेरे पास हमने रिसेंट पढ़ा था टेबुलेशन का जिसका हम टेबल बनाते हैं, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डील। सर लेट सपोज हमारे पास जो लास्ट में करंट वैल्यू है, अगर उसके बजाय हमारे पास अगर हम रिटर्न करवाएं प्रीवियस वैल्यू, तो उससे क्या होगा? देखें प्रीवियस रिटर्न कराएंगे तो मेरे पास लेट से मेरे पास सीक्वेंस जो था ना, बस शॉर्ट सा आंसर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास 0 1 1 2 3 और 5 मेरे पास फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसके मैं इंडेक्स लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 5। जब मैंने करंट ही क्यों रिटर्न कराया है, उसकी वजह ये है, मैंने अपना फिबोनाची नंबर रिटर्न कराना है। तो फिबोनाची नंबर मेरे पास क्या है, करंट, वो मेरे पास 5 है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने एंड तक जा रहा हूँ। जब एंड पे जाऊंगा तो मेरे पास जो आखिरी पे करंट होगा ना, जो n+1 या n होगा, जिसे हम पहले n भी कह रहे थे, इस जगह पे मेरे पास वो बेसिकली क्या है, वो करंट है मेरा। क्योंकि मैं अपडेट कर रहा था ना, तो मेरा करंट पॉइंटर मजीद बढ़ते बढ़ते आगे अपडेट होता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर प्रीवियस रिटर्न कराऊँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 का फिबोनाची नहीं आएगा, वो मेरे पास 5 से पिछली वैल्यू है ना प्रीवियस, तो फिबोनाची आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे वो बेसिकली 4 का फिबोनाची मेरे पास 3 रिटर्न होके आ जाएगा, जो कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू ही नहीं है। मुझे कहा गया कि मैंने 5 का फिबोनाची निकालना है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने करंट को रिटर्न कराना है, क्योंकि करंट मेरा 5 के ऊपर है। मैं यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न करा रहा हूँ, प्रीवियस रिटर्न करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि यहाँ पे फॉल्स आंसर है। तो मैं प्रीवियस रिटर्न कराने से मेरे पास यहाँ पे बस यही आएगा कि ज्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा इंजीनियरिंग आंसर में, लेकिन प्रीवियस से क्या होगा, मेरी प्रीवियस वैल्यू वो रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। फिर
हमने यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे, टेबुलेशन का, मेमोराइजेशन का और रिकर्जन का, हमने उसको पढ़ा अच्छे से। तो बाकी मेमोराइज में आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से? ओके सर, मैं कर लेती हूँ। श्योर। कि हम स्लाइडिंग विंडो का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझेंगे जो आज हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको यूज करके। बाकी सॉल्यूशन फिर हम कल देखेंगे। ओके, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है जो कि आपको नाम से पता चलेगा, स्लाइडिंग विंडो यानी कि एक विंडो होगी और वो स्लाइड कर रही होगी, यानी कि वो हमारी अरे ले लो या स्ट्रिंग ले लो, उसके ऊपर घूम रही होगी, ठीक है। जैसे सर ने अभी जो प्रॉब्लम करवाया था उसमें वो एक बॉक्स था, तो वो बॉक्स जो है वो उस अरे के ऊपर स्लाइड करता जा रहा था। तो स्लाइडिंग विंडो जो है मेथड है जो सॉल्व करने के लिए यूज होता है कौन से प्रॉब्लम जिनमें हमने कुछ सब अरे चाहिए होती है हमें, या कोई सब स्ट्रिंग चाहिए होती है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है पूरी, ये एक पूरी स्ट्रिंग है, हमें इसमें से ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ना, ये सब स्ट्रिंग है, ठीक है। और आप लोगों को पता है सब स्ट्रिंग हो या सब अरे हो, इसका मतलब है कि पूरी जो अरे है या जो पूरी स्ट्रिंग है उसका एक पार्ट है, लेकिन कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है। मतलब क्या है, यहाँ अगर हम के ले लें, KIS, और ND ले लें, तो क्या आपको लगता है कि ये सब स्ट्रिंग होगी? तो ये सब स्ट्रिंग नहीं है। देखें KIS तो ये है, ये पार्ट है, ठीक है, ये खुद एक सब स्ट्रिंग है, लेकिन जो IN बाकी ND है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये दो पार्ट्स है, कंजेक्टिव लोकेशन नहीं है, तो ये सब स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन ये जो जिंदा है ये एक सब स्ट्रिंग है, मतलब ये कंजेक्टिव लोकेशंस है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक अरे लेते हैं, 1 2 3 और 4 ले लें। तो यहाँ पर अगर हम सब स्ट्रिंग्स देखें तो ये 1 2 भी एक सब स्ट्रिंग है, 1 2 3 भी एक सब स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 भी, सॉरी, सब अरे, ये भी एक सब अरे काउंट होती है। लेकिन अगर 1 और 3 को सिर्फ लेना तो ये सब अरे नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हमें सब अरे या सब स्ट्रिंग पर काम करना होता है ना, उसमें हम वहां पर स्लाइडिंग विंडो को कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कैसे कि एक एग्जांपल हम अगर लें, पहले हम क्या कर रहे होते थे, हम एक टारगेट देते थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये अरे है तो कहें एक टारगेट दे दे 3, कहें आप इसमें से 3 को फाइंड आउट करें, ठीक है। अब 3A की वैल्यू हम सिंपल लूप चलाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा इंडेक्स आएगा, तो उसके उस वक्त उस लूप के पास सिर्फ इस एलिमेंट का ट्रैक होगा। जब वो यहाँ मूव करेगा तो उसके पास सिर्फ इसका ट्रैक होगा, पिछले एलिमेंट का ट्रैक नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक स्लाइडिंग विंडो की, तो उसमें हो सकता है हमें जो टारगेट है वो 2 3 फाइंड आउट करने के लिए ना कहें, बल्कि हमें कहें 2 और 3, यानी कि ये सब अरे है ना, 2 और 3, इसको फाइंड आउट करो। हम इस पूरी अरे में से ना इस 2 और 3 दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो हमारी, हम जब इसको इटरेट कर रहे होंगे तो हमें अबे ना एक एलिमेंट का ट्रैक नहीं रखना है, 2 एलिमेंट का ट्रैक रखना है। क्यों? इसकी लेंथ जो है वो 2 है। तो हमें इस वक्त इस अरे के ऊपर जब हमने आइट्रेशन करनी है तो हमें एक एक एलिमेंट का ट्रैक नहीं रखना, हमने दो का देखना है। एट अ टाइम हमने 2 एलिमेंट को देखना है। इन दोनों को देखेंगे, नहीं मैच होते, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, मैच होते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। तो इस तरह जो ट्रैकिंग है वो ज्यादा एलिमेंट्स की हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ हम ट्रैकिंग कर रहे होंगे, ये जैसे हमें यहाँ एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने को कहा गया है। एक पूरी स्ट्रिंग है ये हमारे पास, पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से ये सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करें। तो अब हम जब ट्रैकिंग रख रहे होंगे तो इस पूरी स्ट्रिंग का रख रहे होंगे। इसकी लेंथ कितनी है? आई थिंक 5 है। हम यहाँ क्या किया करेंगे, हम यहाँ पे ना 5 5 एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट हम कंपेयर करेंगे, अगर वो मैच होता है तो हम बाकी एलिमेंट्स को भी साथ ही कंपेयर करेंगे। तो एट अ टाइम हम 5 5 एलिमेंट्स को जो है ना चेक कर रहे होते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैम और सब स्ट्रिंग स्लाइडिंग और विंडो का मतलब ये है। जी सब जी, सब स्ट्रिंग और सब अरे में क्या डिफरेंस है?
अच्छा, जो सब स्ट्रिंग है, एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है ना स्ट्रिंग, और एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर अरे है। तो सब स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट होगी, और जो सब अरे है वो अरे का पार्ट होगी। तो मतलब कहा गया है कि जो स्लाइडिंग विंडो है वो दो, जो मेन हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक अरेज है और एक स्ट्रिंग्स है, उनके लिए यूज होती है। उनमें हमने कोई पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, कोई इनका पार्ट फाइंड आउट करना होता है, या किसी पार्ट की कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहां पे यूज कर रहे होते हैं। जी, क्लियर हुआ है? यस मैम, थैंक यू। हम इसको पढ़ते हैं, और क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली टाइटरिंग ओवर द सेम एलिमेंट, यानी हम एक एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप रिपीट जो है देखने की बजाय, हम वो जितनी हमारी विंडो की लेंथ होती है उतनी लेंथ को हम एट अ टाइम देख रहे होते हैं। और हम जो प्रीवियस हमारी विंडो होती है उसको देखते हुए हम नेक्स्ट विंडो को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये हम एक प्रॉब्लम अभी देखते हैं, तो फिर आपको समझ आएगी। और ये कुछ प्रॉब्लम के नाम लिए गए जहां पर ये यूज होती है, जैसे स्पेसिफिक सम हमने फाइंड आउट करना हो अपनी अरे में, या कुछ यूनिक करेक्टर्स की सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो, इस तरह करके ना। हम भी ना एक प्रॉब्लम को देखते हैं तो क्लियर होगा। और इसकी ना कुछ टाइप्स भी होती हैं स्लाइडिंग विंडो की, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, उसको हम कल देखेंगे। यहाँ देखें, ये ना प्रॉब्लम है, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, हमारे पास एक नम्स अरे है, एन उसमें एलिमेंट है, ठीक है, एंड इंटीजर के, और हमें एक के दिया होगा। फाइंड कॉन्टिजियस सब अरे। सब अरे जब बात आ गई तो वो कॉन्टिजियस ही होती है। अ, फिर भी हम स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए, हुज लेंथ इज इक्वल टू के, उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जो के दिया होगा, जो भी इंटीजर के दिया हो। That has the maximum average value and return this value. Any answer with the calculation error less than 10 minus 5 will be accepted. ठीक है, इतने क्वेश्चन को पढ़ें तो इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ, इसका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं जितनी हमारे पास के दिया होगा ना, एक के इंटीजर हमारे पास दिया होगा और एक नम जरे दी होगी, के की लेंथ 4 है, तो हमने इस अरे में से ना वो 4 एलिमेंट्स का सम करना है कि उनके जो एवरेज है वो मैक्सिमम आए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन 4 एलिमेंट्स को हम देखते हैं ना, क्योंकि लेंथ 4 है तो पहले 4 का कॉम्बिनेशन यही बनेगी, इतने एलिमेंट्स। इनका हम अगर सम करते हैं ना, तो इनका सम आता है 13, और माइनस, आई थिंक 13 -5 -6, तो ये कितना आएगा? ये कैलकुलेशन, आई थिंक ये आएगा 2। जी, मैं ठीक कह रही हूँ, आई थिंक 2 आएगा ना। यस मैम, 2 आएगा। जी, ये 2 आएगा, और हमने एवरेज लेनी है, तो वो एवरेज जो है वो कोई 0.5 में आ जाएगी। ठीक है, आगे हम देखें कि हम, एक तो हमने इन 4 एलिमेंट्स को सम किया, लेकिन अगर हम पहले एलिमेंट को छोड़ें और अगले 4 एलिमेंट्स को सम करें, तो इसका सम आता है 62, 62 -11, तो आई थिंक 53, इसका सम आता है 53। ठीक है, और यहाँ पर इस सम की एवरेज फाइंड आउट करें तो वो कोई आती है, लेट्स से जितनी भी आती है 1 और 12 पॉइंट समथिंग जो है ना वो आती है। ठीक है, एक विंडो कौन सी थी? एक विंडो जो थी हमारे पास वो ये थी, क्योंकि हमारे पास के 4 है तो 4 की विंडो को हम चेक करेंगे। एक ये 4 एलिमेंट्स को हमने सम किया था तो हमारे पास एवरेज ये आई थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने अगले पहला एलिमेंट छोड़ा और इन चारों को सम किया, ये जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, तो इनका जो सम है, एवरेज है, वो ये आया जो 12। इसका एवरेज 0.5 था। ठीक है, इसी तरह अगर हम अगले 4 एलिमेंट्स का सम करें, फॉर एग्जांपल अब हम इस एलिमेंट को भी छोड़ देंगे जो 12 है, और इन चारों का सम करें, तो हमारे पास कितना सम आता है? 53 -11, तो आई थिंक ये 42 आता है, इसका सम आता है 42। और 42 की अगर हम एवरेज फाइंड आउट करें 4, तो ये कोई आ जाती है 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब आप देखें कौन सा ऐसा सम आया है जिसकी एवरेज मैक्सिमम है, इन तीनों में से चेक करें।
जी आप लोग बताएं। 53/4 की। जी 53/4। और हम ये चेक करेंगे कि ये कौन से एलिमेंट्स थे। तो ये एक्चुअली में ये एलिमेंट्स थे जिनका सम करने से हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास एवरेज आ रही थी। तो हमें क्या रिटर्न करनी है, मैक्सिमम एवरेज। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम एक विंडो फाइंड आउट करें, एक सब अरे फाइंड आउट करें। सब अरे वो फाइंड आउट करें जिसका अगर सम करें तो आ, जिसके अगर एवरेज निकालें तो वो बाकी सबसे मैक्सिमम आती है, जितने हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्योंकि साइज 4 है तो कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ 3 ही बन सकते हैं, हमारे पास अरे इतनी है। पहले हम इन चारों को कंबाइन कर लें, फिर इन चारों को कंबाइन कर लें, और फिर इन चारों को कंबाइन कर लें, और इसके अलावा तो कोई और कॉम्बिनेशन नहीं ना बनेगा। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन नो। को देखते हुए? नहीं। नहीं, हो यही। सकता है। जी। जी हो सकता है। अब हम इस तरह करें, दो एलिमेंट ये लें, कोई दो ये ले लें तो मैक्सिमम सम आ जाए। लेकिन वो फिर सब जो है ना, फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट ये लें और दो ये लें, इनका सम लें और वो हमारे पास एवरेज मैक्सिमम दे रहा हो, लेकिन वो फिर इस चीज को निगेट कर देगा ना, कॉन्टीजियस नहीं होगा। दरम्यान में 5 मिस हो गया तो वो कॉन्टीजियस नहीं रहे। तो हमें कॉन्टीजियस चार एलिमेंट्स देखने हैं। तो एट अ टाइम उन चार एलिमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा होता है। तो कैसे कि पहले ये चार ट्रैक हो रहे होंगे, फिर ये चार ट्रैक हो रहे होंगे, और फिर ये चार ट्रैक होंगे। तो ये जो विंडो स्लाइड करी ना ऊपर, ये इस चार चार की, यही एक्चुअली में हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लूप को यूज करेंगे, सिंपल लूप को, तो पहले वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम विंडो को यूज करते हैं, स्लाइडिंग विंडो को, तो वो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। हम कल इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर स्लाइडिंग विंडो को नहीं यूज करते तो फिर किस तरह सॉल्यूशन हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ज्यादा आ रही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही एलिमेंट है और के भी 1 दिया हुआ है। और आगे कॉन्स्टेंट्स में मेंशन भी है कि के मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब एलिमेंट ही एक ही है तो सब रे भी फिर वो एक ही होगी। तो एवरेज भी अगर फाइंड आउट करें, क्योंकि 5 कोई और एलिमेंट है नहीं तो इसमें कुछ सम नहीं होगा, और इसके अगर 1 से डिवाइड करें तो एवरेज एग्जैक्टली ये एलिमेंट ही आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नीचे कॉन्स्टेंट दिए गए हैं कि हमारे पास जो लेंथ हो सकती है एन की, एन हमें पता है क्या है, एन हमारे पास था हमारी अरे की लेंथ, वो कितनी हो सकती है वो। अच्छा सबसे पहले तो एन बताना, एन क्या है, वो अरे की लेंथ है। ठीक है। और जो के है ना, मिनिमम 1 हो सकता है, ये जैसे इस एग्जांपल में था के 1 दिया गया था। और मैक्सिमम जो है वो हमेशा एक चीज याद रखनी, या वो एन के इक्वल होगा या एन से लेस होगा। यानी अरे की जितनी लेंथ है उतनी, इतना हमें के दिया जा सकता है या उससे लेस दिया जा सकता है। हमें कभी भी अरे की लेंथ से बड़ा एन नहीं होगा, के नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वो के 2 दे दें, वो कहें कि दो ऐसे दो एलिमेंट्स का सम बताओ जो हमें मैक्सिमम जो है एवरेज दे रहे हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो एलिमेंट ही एक है तो हम कहाँ से 2 लाएं, तो ये वाला केस नहीं आएगा। और जो मैक्सिमम लेंथ जा सकती है वो 10⁻5 है। और अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो -10⁻4 से +10⁻4 तक हो सकते हैं हमारी अरे के अंदर। और अगर हम नीचे टॉपिक्स को देखें तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो दो मेंशन हैं। एक हमारे पास अरे है और एक हमारे पास स्लाइडिंग विंडो है। यानी हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल जो है जो अरे के आइटरेशंस वगैरह होते हैं, लूप्स वगैरह, उनको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है हाँ मैम। जी। जी। तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह कल करेंगे। अब हमारा टाइम भी एंड हो चुका है, तो सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज everyone। खुदाफिज।